हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ थायोफिन, फ्यूरान एंड पायरल। यानी जो हमारा इथेन है ना, इथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, मैम मुझे बताइए। समझिए बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाली है जो अभी अपने 4th सेमेस्टर में हैं, क्योंकि 4th सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए आज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं 25 ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूं जो सबसे ज्यादा रिपीट हो चुके हैं अब तक। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी से एंड मोस्ट रिपीटेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे मे बी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। तो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। अब ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले इस चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का ही लिंक गिवन होगा, आप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स से भी लिंक प्रोवाइडेड है वहां पे टैप करके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जितनी भी क्लासेस हो उन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा सके वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूंगी। इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म का बेटा एक लिंक गिवन होगा, आप उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिलअप करिएगा, ताकि उस फॉर्म के जरिए हमें पता चलेगा कि आपको कैसी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, कौन से एग्जाम की तैयारी आप ज्यादातर करना चाहते हैं और किस टाइप का कंटेंट आपको डिमांडिंग है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम अपना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी और जरूर वो फॉर्म फिलअप करिएगा, ताकि उसके हिसाब का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। ये आपकी बहुत बड़ी एक हेल्प हो जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहां से आपकी पीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसको एंड तक जरूर देखना है आपको। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस। ये 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आप बस अच्छे से समझिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, जैसा कि मैं आपको बताई चुकी हूं, आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारे क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस सिमेट्री एंड इंपॉर्टेंस इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिमेट्री का क्या रोल होता है। बेटा जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, तो पहले क्लास में ही आपको सिमेट्री पढ़ाई जाती है, और हम सिमेट्री अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसा समझो हमें समझ में ही नहीं आएगा। इतना ज्यादा रोल होता है हमारी सिमेट्री का स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब सिमेट्री होती क्या है मैम इन केमिस्ट्री? सिमेट्री मींस सिमिलरिटी or correspondence in arrangement of parts on opposite sides of a plane, point और line। ऐसा समझिए बेटा, अगर हमें कोई सिमिलर चीज मिल रही है along a plane, along a point, along a line, तो वो रिप्रेजेंट करता है सिमेट्री को। अब सिमेट्री कई प्रकार की हो सकती है, आगे हम डिवाइड देखेंगे। समझिए, a molecule is said to be symmetrical if it can be divided into two identical parts। अगर एक मॉलिक्यूल को हम दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा मैम? उसको सिमेट्री बोली जाएगी। जैसे बेटा मेरा एक ये हाथ है और मेरा एक ये हाथ है, अगर हम अपने इन दोनों हाथों को ऐसे करके जोड़ते हैं तो देखो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट आउट कर दूं तो जैसा मेरा ये वाला हाथ है बिल्कुल वैसा ही मेरा ये वाला हाथ है। दैट मीन्स मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इसमें क्या बोला जाएगा मैम? अगर किसी मॉलिक्यूल को आप बीच में से काट दो और दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएं, या दोनों में कोई भी चेंजेस ना दिखे, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि मैम वो जो एलिमेंट है हमारा वो सिमेट्री शो कर रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने ले लिया बेटा एक ट्राइंगल। अब अगर ये जो हमने ट्राइंगल लिया इसमें मैं क्या कर दूं, ध्यान से देखिएगा। वी हैव टेकन अ ट्राइंगल, और अब इस ट्राइंगल को अगर मैं बीच में से काट दूं
यहाँ पर देखो बीच में से अगर मैंने इस ट्राइंगल को काट दिया तो ये वाला पार्ट रिसीव हो रहे हैं और ये वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पर अपना हाथ लगा दूं तो ध्यान से देखो कि क्या, अरे यार ध्यान से देखो कि क्या ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है उसमें कोई चेंजेस है? मैम कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा ये वाला पार्ट है वैसा ये वाला पार्ट है, यानी इसको बीच में से काटने पर हमें सिमेट्री मिल रही है। दैट मींस ये एलिमेंट कैसा हुआ मैम? ये सिमेट्रिकल एलिमेंट हो गया। कैसा एलिमेंट हो गया मैम? ये सिमेट्रिकल एलिमेंट हो गया। समझ आया ना? बीच में से काटा सब कुछ सेम मिला, दैट मींस सिमेट्री हो रही। एक और एग्जांपल समझो, जैसे हमारा BF3 है बेटा, है ना, BF3 है। अगर मैं इसको बीच में से एक प्लेन पास कर दूं, यहां पर मान लो मैंने बीच में से एक प्लेन पास कर दिया, ये वाला फ्लोरीन तो पूरा कटता हुआ चला आएगा प्लेन में, और इस वाले फ्लोरीन को इस वाले फ्लोरीन की एक मिरर इमेज दिख रही होगी, यानी ये वाली जगह और ये वाली जगह दोनों के दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यानी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि मैम इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाई जा रही है क्योंकि इस वाले फ्लोरीन को ये वाला फ्लोरीन दिख रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं मैम? ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं सिमेट्री या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड हाउ मॉलिक्यूल बिहेव इन 3 डायमेंशन। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल की कायरलिटी क्या रहने वाली है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या रहने वाली है, कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, और बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। उसके अलावा हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से समझिएगा। सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट तो हमारे पास होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट होगा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको POS भी बोल देते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद अगला होता है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके बाद अगला हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम COS भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? इसके बाद होता है हमारे पास में ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद होता है बेटा ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इनको मैम डीप में समझते हैं कि इनमें होगा क्या क्या। आ जाओ डीप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद है BF3 वाला मॉलिक्यूल जिसमें B और F के बीच में मैंने प्लेन पास कर दिया। प्लेन पास करने पे एक फ्लोरीन को दूसरे फ्लोरीन की मिरर इमेज दिखती है, तो इनको बोलते हैं कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। जैसे कि एन इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल मिरर इमेजेस। जैसे कि BF3 था, यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी प्लेन डाला, और जैसे ही हमने यहाँ पर ये इमेजिनरी प्लेन डाला, हमें क्या हो गया मैम? इस फ्लोरीन को इस वाले फ्लोरीन की मिरर इमेज दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमेशा सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी चीज, इसका एग्जांपल एक मीसोटार्टरिक एसिड। बेटा मीसोटार्टरिक एसिड को जब आप बीच में से काटोगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो ये कैसा हो जाएगा मैम? ये POS यहाँ पर प्रेजेंट है। एग्जांपल हो गया इसका मीसोटार्टरिक एसिड। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या? मतलब एग्जांपल समझते हैं मैम CO2 का। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है अगर हम सेंटर से चलना शुरू करें, सेंटर के इस डायरेक्शन में हम गए, हमें ऑक्सीजन मिला। सिमिलरली सेंटर के इस डायरेक्शन में गए, हमें फिर भी ऑक्सीजन मिला। यानी सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अगर हमें सेम चीज मिल रही है तब वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा हमारे पास में अ पॉइंट इनसाइड द मॉलिक्यूल सच दैट एनी लाइन ड्रॉ थ्रू इट meets identical parts at equal distance on opposite side। यानी अगर हम पॉइंट से चल रहे हैं, पॉइंट एक सेंटर से चल रहे हैं, सेंटर से चलने के बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमें सेम चीज रिसीव होती है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल है CO2, है ना। जितने भी एक आयरल मॉलिक्यूल्स होते हैं अक्सर उनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या होता है मैम? यहाँ पे एन एक्सिस अराउंड विच द मॉलिक्यूल कैन बी रोटेटेड बाय 360 डिग्री एंगल एंड लुक द सेम। यानी मॉलिक्यूल को अगर हम 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करें, रोटेट करने के बाद वो एज इट इज आ जाए, उसमें कोई भी चेंज ना हो, इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, जिसके पास C6 एक्सिस पाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास होता है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। इसको ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमें बेसिकली रोटेशन भी देखनी होती है एज वेल एज रिफ्लेक्शन भी देखनी है। मान लो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आपने रोटेट किया, रोटेट करके फिर रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो बना वो पहले वाले से बिल्कुल सेम है, तब हम बोल सकते हैं कि उसमें ये प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं ऑल्टरनेट
एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसको हम ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बोल देते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैम? एसन से रिप्रेजेंट करा जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आते हैं। हमें दिया गया भैया वुल्फ-किश्नर रिडक्शन बता दो। अब कैसे बताएंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन? समझिए बेटा, ऐसा समझिए जैसे कि आपके पास में एक एल्डिहाइड है। लेट अस सपोज हमारे पास में एक एल्डिहाइड है। अब अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन मैं किससे करा दूं? अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन में हाइड्राजीन से करा दूं, हाइड्राजीन मतलब NH2NH2, और किस मीडियम में? अगर मैं ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराती हूं तो बता दो भाई वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है? अगर एल्डिहाइड की बेसिक मीडियम में मैंने ये रिएक्शन कराई तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है बेटा ये गायब हो जाता है। ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो गायब होगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मैम? इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा? हमें बेसिकली RCH3 बन के रेडी हो जाएगा। हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम? हमें RCH3 बन के मिल जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इस रिएक्शन को बेटा बोला जाता है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, जो कि बेसिक मीडियम में प्रोसीड करवाई जाती है। कौन से मीडियम में प्रोसीड करवाई जाएगी मैम? बेसिक मीडियम में प्रोसीड करवाई जाएगी। एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लेना, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड लेना होता है जिसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप पाया जा सके। वुल्फ-किश्नर में क्या होता है? जो C डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये डबल बॉन्ड, इसकी ट्रिक याद करो। ट्रिक ये है कि जैसे ही तुम ये डबल बॉन्ड हटाओगे, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये हमारी ट्रिक होती है। इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डबल बॉन्ड गायब हो गया, 2 इसकी जगह पर हाइड्रोजन आ गया। दिस इज कॉल्ड एज अ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, है ना? तो समझो, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन विच इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसमें रिडक्शन हो जाता है? एल्केन्स में इनका रिडक्शन हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द कार्बोनिल ग्रुप टू मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड ग्रुप आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है आपको, ये कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है। इसकी जैसे ही हमने हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कराई, जैसे ही इसकी हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन होगी, वो भी बेसिक मीडियम में, हमें क्या मिल जाएगा मैम? ये पूरा कार्बोनिल गायब हो जाएगा। इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन हमें रिसीव हो जाएंगे और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई, राइट? तो ये क्या हो गया? दिस इज नोन एज अ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। यहाँ एज अ रिएजेंट हाइड्राजीन लिया जाता है, दैट इज NH2NH2। एज अ बेस स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जैसे कि मैंने KOH लिया हुआ है। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बेस यहाँ पर लिया जाता है। सॉल्वेंट, कोई भी हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट्स ले सकते हो, फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। और टेम्परेचर क्या रखना है? हमेशा ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पर होगी, एज इन हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है। तो दैट इज अबाउट वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। और जितनी भी नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस में सारी करके जाना, क्योंकि नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आती ही आती है, कोई सी भी नेम रिएक्शन आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? समझो, हमारे पास 2 टर्म आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछे ऑक्सीडेशन क्या है तो आप बोलोगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। 2 टर्म्स में क्लासिफाई कर दो, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोल दो। अगर ये हमारे पास दोनों चीजें हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा मैम? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जिंक है, अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करवाती हूं तो ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसकी ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर 0 थी, लेकिन यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई है। यानी जैसे ही हम ऑक्सीडेशन कराते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि मैम यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर हम एडिशन भी कर सकते हैं, या फिर वाटर का हम यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ पर हम रिमूवल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर वाइडली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस और मॉडिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। जनरली इनका यूज किस लिए किया जाता है मैम? जब भी इनका हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन या उनके इंट्रोडक्शन के लिए इसका यूज करा जाता है, विच इज क्रूशियल इन ड्रग सिंथेसिस, इंटरमीडिएट्स एंड फाइन केमिकल्स।
इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको एक बार देखना जरूर। सबसे पहली चीज तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक नेम रिएक्शन भी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी लेते हैं यहाँ पर, जरा मुझे कमेंट में बताओ इसके लिए कौन सा रिएजेंट लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट यहाँ यूज होता है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल्स, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ थायोफिन, फ्यूरान एंड पायरोल। तो समझो थायोफिन, फ्यूरान एंड पायरोल ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑलवेज हैव इन माइंड। थायोफिन हो गया, फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब मैम कार्बन एटम के पूरी रिंग में अगर कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अगर कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हुआ उसको हम हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड बोलते हैं। और समझो थायोफिन हो गया, फ्यूरान हो गया एंड पायरोल हो गया, दीज आर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ 1 हेट्रो एटम। कौन कौन सा हेट्रो एटम, बना के दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। अगर हम थायोफिन के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बेटा होता है आपका थायोफिन का, मैं लिख देती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया थायोफिन का। थायोफिन के बाद फ्यूरान दे रखा है, ये देखो भाई, ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर किसका हो गया मैम, ये हो गया फ्यूरान का। फिर पायरोल का निकालना है तो समझिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर N, यहाँ पर H, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया मैम पायरोल का। तो ये सारे के सारे 5 मेंबर्ड की रिंग के साथ एक हमारे हेट्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या कनेक्टेड होता है, एक हेट्रो एटम। थायोफिन में सल्फर, फ्यूरान में ऑक्सीजन, पायरोल में नाइट्रोजन कनेक्टेड होता है। ये सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं क्योंकि इन सभी में 6 pi इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये हकल रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। एंड बेसिकली इनके पास क्या है, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होते हैं, जैसे कि लोन पेयर्स अवेलेबल है, जैसे सल्फर में, ऑक्सीजन में, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लोन पेयर आपको दिखाया हुआ है। डन, तो यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पायरोल, पायरोल के बाद फ्यूरान, फ्यूरान के बाद थायोफिन, और सबसे कम रिएक्टिव होगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन स्टेबल ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम। पायरोल मोस्ट रिएक्टिव है, रीजन बता दीजिए मैम, ऐसा क्या होता है जो पायरोल मोस्ट रिएक्टिव है। समझिएगा, पायरोल में बेटा नाइट्रोजन एटम कनेक्टेड होता है, एंड द नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनेट्स लोन पेयर इजीली। मतलब लीस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो जैसे कि फ्यूरान में आया, फ्यूरान में क्या हुआ, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कैसा है मैम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना प्रेफर नहीं करेगा। जबकि थायोफिन में क्या दिक्कत आती है, थायोफिन में सल्फर होता है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है कि सल्फर लार्ज होता है, साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है उसका, दैट इज व्हाई दिस इज लेस इफेक्टिव पाई डोनेशन। उसके बाद में हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंथेसिस रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ पिरिडीन, इमिडाजोल एंड पायराजोल। तो बेसिकली ये वाले जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपसे। जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनके बता दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, इनके यूजेस क्या है, सारे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको। कोई सा भी हेट्रो एटम वो दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पिरिडीन देखना है, तो पिरिडीन 6 मेंबर्ड का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इस कैसे सिंथेसाइज करते हैं, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय हांस सिंथेसिस, और ये जो हांस सिंथेसिस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हांस सिंथेसिस। इसमें क्या होगा मैम, इसमें 2 मोल हम एसिटाल्डिहाइड के लेंगे, किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, हाँ, यानी सारे एल्डिहाइड ग्रुप लिए हैं, 2 एसिटाल्डिहाइड, अगर एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमने लिया है अमोनिया के साथ कंबाइन करके, हमें क्या मिल जाएगा, हमें डाइहाइड्रोपिरिडीन मिल जाएगा, जो आफ्टर ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर ऑक्सीडेशन पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कैसी कैसी रिएक्शंस दिखाते हैं ये समझिएगा। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये लोग जितने भी होंगे ना ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाएंगे और ये बेंजीन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है वो ये कि पिरिडीन का जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कार्बन नंबर 3 पे होगा। यानी जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखोगे, चाहे नाइट्रेशन देखो चाहे सल्फोनेशन देखो, थर्ड कार्बन पर ही हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा। याद रखना ये चीज। देखो जैसे कि पिरिडीन है, जैसे ही हमने इसका नाइट्रेशन कराया, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, हमें कहां मिला मैम? हमें मिला 3 नाइट्रोपिरिडीन, यानी थर्ड कार्बन पे एक नाइट्रो ग्रुप ऑब्जर्व हुआ है। तो ऑलवेज हैव इन माइंड पिरिडीन हमेशा कार्बन 3 पे रिएक्शन दिखाती है। इसके अलावा हमें ये क्या प्रोडक्शन करता है मैम? ये रिडक्शन रिएक्शन भी दिखाती है। कैसे दिखाएगी? पिरिडीन का जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, ये रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होके पिपिरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे जरा बताना पिरिडीन और पिपिरिडीन में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरिडीन एंड पिपिरिडीन? यूजेस देखिए पिरिडीन के क्या क्या है मैम। इट कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ रिएजेंट, काफी ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स फॉर्मेशन में एज अ इंटरमीडिएट ये काम करता है, जैसे कि आइसोनाइजेट हो गया, हमारा निकोटिनामाइड हो गया, इन सभी जगह पे ये इंटरमीडिएट के जैसा काम कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रोकेमिकल्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पिरिडीन के। उसके बाद आ जाता है इमिडाजोल। इमिडाजोल में नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। यहाँ पर देखिए इमिडाजोल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय डेब्यूज सिंथेसिस। डेब्यूज सिंथेसिस के थ्रू हम इमिडाजोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं और डेब्यूज सिंथेसिस आपका इंपॉर्टेंट सिंथेसिस भी है। हांस भी इंपॉर्टेंट था पिरिडीन के लिए, डेब्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब डेब्यूज में होगा क्या समझो। सबसे पहले ग्लायोक्सल लेंगे। ग्लायोक्सल की फॉर्मल्डिहाइड से, दोनों में फॉर्मल्डिहाइड फिक्स है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे मैम? फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सही से लिख देती हूँ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। हांस में भी अमोनिया की प्रेजेंस लेते थे, यहां भी अमोनिया की प्रेजेंस लेंगे। बनाएगा क्या? इमिडाजोल का फॉर्मेशन कर देगा। इस रिएक्शन की एक स्कीम होती है जिसे स्कीमेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज स्कीमेटिक रिएक्शन, जिसकी एक प्रॉपर हमारे पास रिएक्शन स्कीम है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। ये एग्जाम में बना के आना, एक्स्ट्रा मार्क्स पक्का मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा मैम? जो हमारी ये सिंथेसिस है, यहाँ सबसे पहले हम जो कंपाउंड लेते हैं वो ग्लायोक्सल है। ग्लायोक्सल जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड के साथ में अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, हमें क्या बनाता है मैम? सबसे पहले हो जाता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन के बाद होगा कंडेंसेशन। व्हाट डज दैट मीन कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। कंडेंसेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी इमिडाजोल। तो इमिडाजोल हमें इस पूरी सिमेटिक डायग्राम के बाद समझ आया कि ऐसे ऐसे बनता है। आप इसको जरूर से एक्सप्लेन करके आइएगा। कैसी रिएक्शंस दिखा सकता है? ये भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? यहाँ सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबली कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 पे होगा। ये नंबरिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा याद यही रखना है। पिरिडीन में 3rd कार्बन पे होता है और हमारा इमिडाजोल में कार्बन 4 या 5th नंबर पे नंबरिंग होगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हमें ब्रोमीन के साथ में अगर हम हैलोजनेशन करा रहे हैं तो कहाँ ऐड होगा मैम? यहाँ पर हमारा एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है। मान लो किसी मेटल के साथ इमिडाजोल ने रिएक्शन किया, जैसे ही इमिडाजोल ने किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन किया, क्या बना देगा मैम? ये मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, इसके यूजेस क्या क्या है मैम? इट इज प्रेजेंट इन अमीनो एसिड, हिस्टिडीन एंड हिस्टामीन। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज एन एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट के रूप में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा मेटल कोरोजन इनहिबिटर्स में भी इसका यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन भी करता है। उसके अलावा पायराजोल बचता है। पायराजोल में क्या होगा मैम? पायराजोल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1,3-डाई कीटोन्स। तो अगर हम 1,3-डाई कीटोन्स को हाइड्राजीन के साथ मिक्स करते हैं, व्हाट इज हाइड्राजीन? अभी वोल्फ केशनर में भी बताया था, हाइड्राजीन होता है NH2NH2। अगर हम हाइड्राजीन को गर्म करते हैं, मतलब रिएक्ट करवाते हैं 1,3-डाई कीटोन के साथ में, क्या बन जाएगा मैम? पायराजोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शंस क्या क्या है मैम? पायराजोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन ये कहां पर एडिशन दिखाएगा मैम? 4th कार्बन पे एडिशन दिखाएगा। एंड इट ऑल्सो शो सम बेसिक कैरेक्टर्स डन, क्योंकि इसमें लोन पेयर की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर दिखा देता है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं समझिएगा। जो पायराजोल है ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में काफी ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि फिनाइल ब्यूटा
पेंटाजोन हो गया। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी एनाल्जेसिक्स कैरेक्टर भी इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इट इज फाउंड एज एन इंटरमीडिएट इन डाइज एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज हो गया कि डाइज हो गई, पेस्टिसाइड हो गए, वहां पर एज एन इंटरमीडिएट हम पायराजोल का काफी ज्यादा यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद हेटेरोएटम्स। हमने कोई से भी दो बना दिए, जैसे हमने पायराजोल बनाया। अब ये ध्यान से रखना बेटा, ये नाइट्रोजन एटम ऐसे करके बनाओ, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको वापस से बनाऊं पायराजोल का, तो देखो कुछ ऐसे होगा। यहां पर नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल रहता है, यहाँ हम ये बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ एक लोन पेयर रहता है। ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया मैम? ये पायराजोल का बना दिया। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर बस एक भी कार्बन का डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ बस एक कार्बन का डिफरेंस आ जाता है और कोई फर्क नहीं है। इमिडाजोल में बस एक कार्बन का डिफरेंस है, दैट इज इट, कोई भी फर्क एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। ये दो हेटेरो एटम के साथ अवेलेबल है, एक हो गया पायराजोल, एक हो गया इमिडाजोल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन दो के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टीरियो केमिस्ट्री का है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, समझिएगा। एनेंशियोमर्स मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस। जैसे सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पे नहीं है, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स बोल देंगे। जैसे ये वाला मेरा हाथ और ये वाला मेरा हाथ, अगर मैंने ऐसे कर दिया, देखो ना इस थंब के पास थंब की कहीं किसी के साथ सुपर इम्पोजिबिलिटी नहीं आ रही है, यानी ये कैसा हो गया मैम? अब ये वाला जो मॉलिक्यूल हो गया वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन ये वाले दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है, बीच में मैं मिरर रख दूं, इस हाथ को ये वाला हाथ एज इट इज दिखेगा। यानी अगर कोई कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेजेस है तो उसको बोला जाता है एनेंशियोमर्स। और ऑन द अनदर हैंड अगर कोई कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज है, ना तो सुपर इम्पोजेबल है ना मिरर इमेज बन रही है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा हम डायस्टीरियोमर। बताइए क्या इतनी चीज समझ आई? क्या होता है एनेंशियोमर, क्या होता है डायस्टीरियोमर, समझ आया? अब यहां पर हमें ये पढ़ना है। सपोज enantiomers are the stereoisomers that are non-superimposable mirror images of each other। ये क्या होते हैं मैम? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। उसके अलावा दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, आइडेंटिकल रहती है, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट। यानी पीपीएल की रोटेशन के अलावा बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें सेम आती है। उसके अलावा दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर एक यहाँ पे स्पीशीज हो गया जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दूसरा जो होगा वो कैसा घुमाएगा मैम? दूसरा जो होगा वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। यानी प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन जो होती है वो थोड़ी अपोजिट होती है। जैसे कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, आपको पता होगा ये चीज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी होगा, दैट इज -L से रिप्रेजेंट करा जाता है इसको। डन। तो ये हमने बात कर ली एनेंशियोमर्स के बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं डायस्टीरियोमर्स के बारे में, तो देखो भाई, Diastereomers are the stereoisomers. They are not mirror images of each other. Non superimposable तो है ही, साथ में एक दूसरे के mirror images भी नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। ऑल्सो जितने भी डायस्टीरियोमर होते हैं उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ सेम नहीं आती, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। एंड दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा दे कैन हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया अलग होती हैं, यानी इनकी डेंसिटी ले लो, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो, सारी चीजें अलग अलग होंगी, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे मैम? ये हमारे पास होंगे डायस्टीरियोमर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, जैसे कि मैम डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इन सभी के थ्रू हम अपने डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझिएगा, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल इफ इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास एक कार्बन एटम है,
जो 4 अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तब ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा कायरल मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे मैम, ये मॉलिक्यूल्स कायरल कार्बन हो जाते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं मैम, कायरल कार्बन जो होते हैं वो एज एन इनेंशियोमर एग्जिस्ट करते हैं, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड की एक्टिविटी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी टू रोटेट द पीपीएल, राइट। यानी अगर हमारे पास कोई भी कायरल कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा सकता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, उसको हम बोल देंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा ही नहीं पा रहे हैं, ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम बोल देंगे कि इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कैपिटल डी और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो लीवो रोटेटरी घुमाएगा तो यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी, कैपिटल एल और माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस ओपन और ऑक्सीडेशन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ओपन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, सपोज ओपन और ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है मैम, सेकेंडरी अल्कोहल को, जितने भी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोले तो R2CHOH, R2CHOH को बेटा कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है हमारा ओपन और ऑक्सीडेशन। कभी कभी ये प्राइमरी अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ज्यादातर इनका यूज सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। नेम्ड आफ्टर रूपर्ट विक्टर ओपेनॉर, इनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल यानी R2CHOH, अगर हम इसकी एसीटोन के साथ में रिएक्शन करें, ये रहा हमारा एसीटोन। ओपेनॉर की पहचान होती है एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑर्थो आइसोप्रोपोक्साइड हम यहाँ पर लेंगे। इसके साथ में जैसे ही हम रिएक्शन करा देंगे हमें क्या मिल जाएगा मैम, हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ साथ आइसोप्रोपेनॉल यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। अब रही बात क्लेमेंसन कंडक्ट रिडक्शन की, तो भाई क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है मैम, क्लेमेंसन रिडक्शन भी देखिए, हमने मान लीजिए कोई कंपाउंड ले लिया एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड की जगह पर आप कीटोन भी ले सकते हो। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें मैम, अगर इसकी जिंक मरकरी से करवा देते हैं, वो भी एसिडिक मीडियम में, याद रखिएगा ये रिएक्शन जो क्लेमेंसन कंडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, हमेशा ये रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होती है। करवाएगा क्या मैम, सेम काम जो वुल्फ किश्नर ने कराया था ये करवा देगा। क्या काम करवाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ना मैम, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करवा दो। जैसे ही आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाओगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आर कुछ भी लगा हो सकता है। अब डबल बॉन्ड वो हटा दिया, जैसे ही डबल बॉन्ड वो हटाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन। सेम यही चीज वुल्फ किश्नर में हुई थी, सेम यही चीज क्लेमेंसन में होगा। फर्क क्या होता है, वहां हाइड्राजीन लेते थे, यहाँ अमलगमेटेड जिंक लेंगे यानी जिंक मर्क्यूरी। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी यानी HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर मैम बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। This reaction is what? Ma'am, this reaction is called as a Clemmensen reduction. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्यूरान एंड इट्स डेरिवेटिव। फ्यूरान और इसके डेरिवेटिव्स के मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं समझिएगा। फ्यूरान एक 5 मेंबर का एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल होता है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारे पास फ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है। किस क्या कंटेन करता है मैम, एक ऑक्सीजन एटम, ये कंटेन करता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल है, एरोमेटिक भी होता है। देन इसके पास में कौन कौन सी रिएक्शन दिखाएगा मैम, ये हैलोजनेशन रिएक्शन दिखाता है। ये देखिए जैसे ही हमने फ्यूरान लिया, फ्यूरान की जैसे ही हैलोजन यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन माइल्ड कंडीशन में इनको करवाना पड़ता है, जैसे ही हम कराएंगे हमें 2 ब्रोमो फ्यूरान मिलेगा, यानी सेकेंड कार्बन पे सारी की सारी चीजें होती हैं। कौन से कार्बन पर होंगी मैम, यहाँ फ्यूरान में सारी चीजें सेकेंड कार्बन पर होंगी, हैलोजन ऐड हुआ सेकेंड कार्बन पे, विच मींस ये 2 ब्रोमो फ्यूरान हमारे पास बनके रेडी हो गया।
क्या बना यहाँ पर मैम, 2 ब्रोमोफ्यूरान यहाँ हमारे पास बनके रेडी हो चुका है। अच्छा मैकेनिज्म समझो इसकी स्टेप वाइज। देखो सबसे पहले क्या होता है मैम, सबसे पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल बनकर के रेडी हो जाएगा। जैसे ब्रोमीन था, ब्रोमीन हमारे पास टूट गया, एक बार ब्रोमीन पॉजिटिव एक बार ब्रोमीन माइनस, यानी पोलराइजेशन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया मैम, इलेक्ट्रोफाइल बनकर के हमारे पास रेडी हो चुका है। और अगर जब भी हम ये पोलराइजेशन कराते हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, तो वी विल मेक श्योर कि लुईस एसिड ले लें, अगर कभी भी जरूरत हो रही है तो हम यहाँ पर लुईस एसिड बेसिकली ले सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है मैम, जो पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल बना, जो दूसरा स्टेप होता है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक किया जाता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन के अटैक में जो फ्यूरान के पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देखो जो फ्यूरान के ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करते हैं Br पॉजिटिव पे, और जैसे ही अटैक करेंगे क्या बनाएंगे, यहाँ पर मैम इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, तो आपका क्या बनेगा मैम, यहाँ इंटरमीडिएट बना। और फिर क्या होता है थर्ड स्टेप में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यानी इसको स्टेबिलिटी दे दी जाती है, चार्ज डीलोकेलाइजेशन होगा रिंग के अकॉर्डिंग, जिस वजह से एक हमें बेसिकली स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेना होता है। और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है मैम, लास्ट स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन लास्ट स्टेप होता है जहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन करके एरोमेटिसिटी का गेन हो जाता है। तो चाहो तो उसको डीप्रोटोनेशन बोल दो, चाहो तो बोल दो गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो यहाँ क्या हो जाता है मैम, यहाँ ना हमारा एरोमेटिसिटी का वापस से गेन हो जाता है, यानी स्टेबल मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। ओके, दूसरी चीज ये नाइट्रेशन किस प्रकार से दिखाता है, सेकंड कार्बन पे ही दिखाएगा, चाहे हेलोजनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, सब फ्यूरान में सेकंड कार्बन पे ही आता है। इट टेक्स प्लेस अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन, हेलोजनेशन भी माइल्ड कंडीशन में होता था, यूजुअली विद एसिटाइल नाइट्रेट। एसिटाइल नाइट्रेट हमने यहाँ पर ले लिया, डन। और इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल हेलोजनेशन की तरह ही होगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया मैम, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया रिंग पे, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, लास्ट में प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिसमें गेन इन एरोमेटिसिटी होके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन, यानी जो हमारा ईथेन है ना, ईथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है मैम, ये बता दीजिए। समझिए बच्चा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को ही हम आपस में बेसिकली कन्फर्मर्स भी बोल सकते हैं, या तो इनको रोटामर्स भी बोल सकते हैं। ये आते क्यों हैं मैम, ये अराइज होते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, वी हैव दिस कार्बन। अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्री रोटेशन हमारे पास अवेलेबल है। इस फ्री रोटेशन की वजह से क्या अवेलेबल हो जाते हैं, इस फ्री रोटेशन की वजह से कन्फर्मर्स अराइज हो जाते हैं। और यहां पर देखो, मॉलिक्यूल्स डू नॉट नीड टू ब्रेक एनी बॉन्ड फॉर दीज आइसोमर्स टू इंटर कन्वर्ट। आपस में इंटर कन्वर्ट होने के लिए मॉलिक्यूल किसी भी बॉन्ड का ब्रेक नहीं होने देते हैं। दूसरी चीज, डिफरेंट स्पेशियल रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल। यहां पर इस रोटेशन के बाद में स्पेशल अरेंजमेंट भी काफी सारी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि मैम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इथीन के पास होता क्या है। जो इथेन है ना, उसके पास में मैम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि ये लो भाई C2H6, ये हमारे पास क्या हो जाता है मैम, ये हो जाता है आपके पास में इथेन। और इसके पास में आपने क्या बनाया मैम, इसके पास में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने जो है वो बनाए हैं। ईच कार्बन एटम जो है वो किससे बॉन्डेड है मैम, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। दूसरी चीज, फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन की तरफ है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना कार्बन कार्बन, फ्री रोटेशन अवेलेबल है। इस फ्री रोटेशन की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं इनको अरेंज करने की। जैसे कि मैम सबसे पहली अरेंजमेंट आ जाएगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। पहली अरेंजमेंट कौन सी आएगी मैम, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। समझो स्टैगर्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन आर मैक्सिमली अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन्स ऑन द अनदर कार्बन। इसका मतलब ये है बेटा, स्टैगर्ड में हमारे पास कुछ ऐसा होता है, मान लो अगर ये ऐसा है, लेट अस सपोज, मैं न्यूमैन का ही स्टैगर्ड बता देती हूँ, अगर ये फ्रंट कार्बन में ऐसा है तो बैक कार्बन में बेटा इसका अपोजिट होगा, यानी ये अपोजिट फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसको बोला जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ पर रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता और ये मोर स्टेबल फॉर्म पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ रिपल्शन नहीं पाया जाता, और ये स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा
ज्यादा स्टेबल भी होगी, है ना जी। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। समझिएगा, अगर हमने पहला वाला कार्बन का ऐसा सीन बनाया तो दूसरे कार्बन में भी ऐसा ही आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेन बढ़ने की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है मैम, स्टेबिलिटी जो है ना इसकी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इस फॉर्म को बोला जाता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको मैम, इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली एक लाइन में है, हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली एक लाइन में है, जिसकी वजह से ये कैसी हो गई मैम, ये लीस्ट स्टेबल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन बहुत मिल रहा है, इस वजह से ये लीस्ट स्टेबल हमें मिल जाएगी। न्यूमैन प्रोजेक्शन अभी जो पीछे मैंने बनाई वो न्यूमैन प्रोजेक्शन ही थी, जहां पर बेसिकली सबसे अच्छे से हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस देखनी है। फ्रंट कार्बन शोज एज अ पॉइंट, ये देखो ये है पॉइंट, इसके रूप में हमने फ्रंट कार्बन को एक्सप्लेन कर दिया। मान लो ये ऐसे, ये फ्रंट कार्बन हो गया, पीछे बैक कार्बन होता है। बैक कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लेकिन उसके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर उसके हाइड्रोजन इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। अगर सेम ऐसे ही मैंने फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाया, फ्रंट कार्बन को मैंने डॉट से दिखाया, पहले वाली रोटेशन मैंने ऐसे बनाई, और अगर बैक कार्बन वाली रोटेशन भी एकदम इसी डायरेक्शन में है, इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोल दिया जाता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये स्टेबल नहीं होती क्योंकि देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिपल्शन, यहाँ रिपल्शन बहुत पाया जाता है। मेरे जस्ट पीछे कोई खड़ा है, रिपल्शन होगा, यहाँ कोई रिपल्शन नहीं, आराम से फैल के खड़े हैं ये लोग। तो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि इक्लिप्स्ड में स्ट्रेन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन एंड क्लासिफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोले तो मैम दीज आर द कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन की चेन के साथ में एक हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होता है। इनको क्या बोलते हैं मैम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। बेसिकली ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक एटम हमें मिलता है जो कार्बन से अलग होता है, यानी हेट्रो एटम हमें मिलता है। अब ये हेट्रो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी पॉसिबल हो सकता है। कॉमन हेट्रो एटम बेटा नाइट्रोजन हम ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं। अब इनमें होगा क्या मैम, देखिए सबसे पहले तो इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन द रिंग साइज, यानी रिंग साइज के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन क्या है। सुनिएगा, अगर 3 मेंबर की रिंग बन रही है तो इसके एग्जांपल होंगे एजिरिडीन, ऑक्सीरेन एंड थायरीन। उसके अलावा अगर 4 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, इनके एग्जांपल्स होंगे एजिटिडीन, ऑक्सीटीन एंड थाइटेन। अगर 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है और ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है, दैट इज पायरॉल, फ्योरान एंड थायोफिन। 6 मेंबर की अगर रिंग बन रही है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होती है, 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग, जिसके एग्जांपल आ जाएंगे पिरिडीन एंड पायरान। डन, तो ये तो रिंग साइज के बेसिस पर हो गया। उसके अलावा हेट्रो एटम के नंबर के बेसिस पर, यानी कितने हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे। अगर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो पायरॉल, फ्योरान, थायोफिन कोई भी हो सकता है। 2 हेट्रो एटम है तो हमारे पास इमिडाजोल हो सकता है जिसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, ऑक्साजोल हो सकता है, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा 2 से ज्यादा हेट्रो एटम है तो उसका एग्जांपल हो जाता है प्यूरीन, जहां 4 नाइट्रोजन एटम्स आपके पास अवेलेबल है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन सिंथेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरॉल, यानी जो पायरॉल है इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये बता दीजिएगा मैम। समझिए, पायरॉल बेटा एक 5 मेंबर्ड का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें क्या हो जाता है मैम, इसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास में होता है पायरॉल का स्ट्रक्चर, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H5 नाइट्रोजन। डन। अब यहाँ पर इसमें होगा क्या क्या मैम, सबसे पहले तो हम सिंथेसिस देख लेते हैं पायरॉल की। तो सबसे पहली सिंथेसिस होती है नॉर पायरॉल सिंथेसिस। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस आपके सामने है नॉर पायरॉल सिंथेसिस, जो कि सक्सीनामाइड से बनाती है। सक्सीनामाइड ने रिएक्शन किया जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्कोहल, हमारे पास बना क्या मैम, पायरॉल का फॉर्मेशन। डन। उसके अलावा फ्यूरान से भी बन सकते हैं, जैसे कि फ्यूरान कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरॉल बाय यूजिंग अमोनिया एंड रानी निकल कैटलिस्ट। रानी निकल कैटलिस्ट या रेनी निकल कैटलिस्ट भी बोला जा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। तो फ्यूरान ने जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, हमें क्या मिल गया मैम, जो फ्यूरान था वो पायरॉल में कन्वर्ट हुआ। और ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। फ्यूरान से भी नॉर पायरॉल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होंगे ये सारे।
उसके अलावा इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा एटॉमिक कैरेक्टर। जो पायरोल होता है बेटा उसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी ये एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, शो करता है एरोमेटिसिटी, एंड इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कहां पे? सेकंड पोजीशन पे, हमेशा सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक होगा। जैसे ब्रोमीन आएगा माइल्ड कंडीशन में, कहां जुड़ेगा मैम? सेकंड नंबर पे जुड़ जाएगा। पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत अच्छी होती है। पायरोल कैन पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीपायरोल विच इज अ कंडक्टिव पॉलीमर विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ जाती है, मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास में, व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, किस तरीके से ये किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से डिफरेंट है। ऐसा समझिए, जब हमें दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं तो बेसिकली हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, यानी मिक्सचर हमें रिसीव हो जाता है। इसी मिक्सचर को बेटा हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो एग्जाम्पल के रूप में बेटा SN1, SN1 में हमें क्या रिसीव होता था मैम? SN1 में हमें दो प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ करते थे। वो दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्या बन जाएंगे मैम? वो दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर कहलाते थे। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? रेसिमिक मिक्सचर, जिसे हम रेसिमेट भी बोल सकते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इक्वल अमाउंट्स ऑफ इनैंशियोमर्स, यानी दो इनैंशियोमर्स का इक्वल मिक्सचर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 50% R है प्लस 50% S है, तो ये क्या बनाएगा मैम? ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि 50% ऑफ ईच इनैंशियोमर, जैसे 50% R ले लिया, 50% S ले लिया, क्या बनाएगा मैम? इनैंशियोमर का फॉर्मेशन, सॉरी रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे ये डन। डिफरेंस देखो क्या आता है। सबसे पहले तो रेसिमिक मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है मैम? इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंशियोमर लेना पड़ता है, इक्वल R इक्वल S लेंगे, जबकि ऑप्टिकल एक्टिव में एक सिंगल एनेंशियोमर लिया जाता है, केवल एक, या तो अनइक्वल मिक्सिंग लेते हैं। उसके अलावा जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही। अगर हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है तो लाइट को, मैम ये इनएक्टिव है, लाइट को कैसे भी नहीं घुमाएगा, कोई रोटेशन नहीं करेगा, जबकि ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, वो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। उसके अलावा जैसे कि एग्जांपल मैम रेसिमिक मिक्सचर के एग्जांपल है DL लैक्टिक एसिड, प्लस माइनस भी लगा देंगे, DL लैक्टिक एसिड, और इसका एग्जांपल है केवल DL लैक्टिक एसिड, केवल एक सिंगल आइसोमर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया मैम? ये हमारे पास की डिफरेंसेस ऑब्जर्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, राइट नोट्स ऑन स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले ये चीज हमने कहां पढ़ी थी? सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी थी बच्चा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक का मुझे जल्दी से एक एग्जांपल बता दो, और हमने पढ़ा था स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी। अब जरा कमेंट सेक्शन में एग्जांपल लिखिएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। जब जब बेटा हमें रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होंगे, यानी जब जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे, एक साथ दो दो प्रोडक्ट्स रिसीव हो रहे होंगे, तब तब हम बोल देंगे कि ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है। और अगर हमें एक सिंगल एनेंशियोमर रिसीव हो रहा होगा, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट हमें अगर रिसीव हो रहा होगा, तब वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? तब वो रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाएगी। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एक एग्जांपल क्या होता है और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का एक एग्जांपल क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन विद that occurs only with a particular type of functional group, या फिर जो किसी स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करता है, या जो हमें केवल एक सिंगल एनेंशियोमर ही ऑब्टेन कराता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ऑन द अनदर हैंड अगर आपसे बोला जाता है कि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, तो जरा समझिएगा, a stereoselective reaction is a reaction where a single starting material can form टू और मोर स्टीरियोआइसोमेरिक प्रोडक्ट। यानी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बेटा एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां हमारा रिएक्टेंट जो होता है, यानी जो सिंगल एनेंशियोमर होता है, रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? तब वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, हमें यहाँ एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स रिसीव हो रहा है, दैट इज द स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर बोल सकते हो कि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे।
यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना बेटा वो रिसीव होते हैं, राइट। हम कह सकते हैं कि हमें रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर रिसीव होते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के हो सकते हैं, इनेंशियो सिलेक्टिव भी हो सकता है, डायास्टीरियो सिलेक्टिव भी हो सकता है। व्हाट डज दैट मीन बाय इनेंशियो सिलेक्टिव? इनेंशियो सिलेक्टिव तब होगा बेटा अगर एक इनेंशियोमर प्रेफर किया जाए। डायास्टीरियो सिलेक्टिव कब होगा? अगर एक से ज्यादा इनेंशियोमर प्रेफर किया जाए। तो इनेंशियो सिलेक्टिव, डायास्टीरियो सिलेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दोनों टर्म से सवाल बन सकता है। तो ये कितने टाइप के थे मैम? इनेंशियो सिलेक्टिव और डायास्टीरियो सिलेक्टिव। याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ना डिफरेंट आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ रखे होंगे। कौन से? सबसे पहले तो आपने पढ़ रखा होगा ईजेड नॉमेनक्लेचर, एल्कीन्स में जो हम पढ़ते थे। ईजेड नॉमेनक्लेचर के अलावा आपने आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा जहां आर और एस करके हम नॉमेनक्लेचर देते हैं। उसके अलावा बेटा आपने डीएल नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा। अगर हमारी प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज घूम रही होती है तब वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि डी, और अगर प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है तब वो हो जाता है लीवोरोटेटरी यानी कि कैपिटल एल। समझिएगा, द डीएल सिस्टम Fischer-Rozenoff convention is a way to designate the absolute configuration of a chiral molecule, especially sugars and amino acid। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रहने वाली है कि जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है इसका सबसे ज्यादा यूज शुगर्स एंड अमीनो एसिड के लिए किया जाता है। जब जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं शुगर्स का या किसी भी अमीनो एसिड का, तो उसके नॉमेनक्लेचर में हम जिसका यूज करते हैं, जिन टर्म्स का यूज करते हैं वो होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा मैम? डी जो है हमेशा उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा जब जब डी आएगा हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जब जब लीवोरोटेटरी कैपिटल एल आएगा उसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है। तो डी आ रहा है यानी अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा मैम? ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज यानी राइट डायरेक्शन में। अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैम डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या फिर हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली बेटा एक और कॉन्सेप्ट आता है लीवोरोटेटरी का। लीवोरोटेटरी को कैपिटल एल और माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीवोरोटेटरी में प्लेन पोलराइज लाइट जो है ना वो लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है। डेक्स्ट्रो में प्लेन पोलराइज लाइट राइट की तरफ रोटेट होगी, लीवोरोटेटरी में प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है। दैट इज ऑल अबाउट द डीएल सिस्टम। ज्यादातर यूज कहां करते हैं? अमीनो एसिड्स में एंड शुगर्स में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा कैसे असाइन करते हैं डी को, कैसे असाइन करते हैं एल को, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। सबसे पहले तो हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना है मॉलिक्यूल का। अब फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है भाई? इसमें कंफ्यूजन होगी। लेट अस सपोज हमने एक कायरल मॉलिक्यूल बनाया, ए बी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूं मैं इसकी। ये मैंने दिखा दी आपको एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है? मैं नोट डाउन भी कर दूं ताकि जिसको ना पता हो पता चल जाए। हमने ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिखाई। अब अगर मुझे इसी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को फिशर में कन्वर्ट करना है तो देखो कितने कार्बन है मैम? एक कार्बन है। इस तरीके से हम फिशर में अगर कन्वर्ट करेंगे बेटा तो इस तरीके से फिशर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर ये बीच वाला जो कार्बन है ये रहा हमारा बीच वाला कार्बन जिसको हमने इस डॉट से दिखा दिया। ऊपर की तरफ क्या है मैम? ऊपर की तरफ ए है, फिर इधर बी है, फिर इधर है डी, फिर इधर है सी। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज द फिशर रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसी को तो बोलते हैं ना फिशर। ये मान लो हमने वेज डैश थी, वेज डैश को हमने यहाँ पर फिशर में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले जब जब तुमको डी और एल असाइन करना है, सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसको सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दो। फिशर में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? प्लेस द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टू द टॉप। हमें ये बेटा रूल होता है, कुछ कुछ आपने फिशर के रूल पढ़े होंगे जब जब हम फिशर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। रूल में एक ये भी रूल होता है कि जो वर्टिकल चेन है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड एटम होता है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होगा वो यहाँ टॉप पे रहता है। यहाँ पर लिख लेना कि जो भी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होगा, जो भी हमारे पास मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम होगा वो यहाँ टॉप पे रहता है। देन हमें देखना है कायरल सेंटर पे, विच इज फ्रॉम द टॉप फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारा OH या NH2 ग्रुप जो
जो है वो राइट साइड है। देखो मेजरली किसको देखना है, मेजरली आपको OH और NH2 को देखना है। अगर OH और NH2 राइट साइड है तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म, और अगर हमारा OH या NH2 लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा L फॉर्म। जब मैंने याद किया था तो पता है मैंने कैसे किया था, देखो हमने देखा कि OH जो है वो हमारे पास कहाँ आ रहा है, मैम ये OH जो है ना वो लेफ्ट साइड आ रहा है, या NH2 भी हो सकता है इसकी जगह पर। अगर ये लेफ्ट साइड आ रहा है, L से लेफ्ट L से लीवो, यानी ये हो गया आपका L, जिसका साइन क्या होता है मैम, जिसका साइन होता है निगेटिव। और अगर सिमिलरली हमारा जो OH है वो राइट साइड में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा मैम, OH राइट है, राइट है मतलब D हो जाएगा, तो ये हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बस इस ट्रिक से याद कर लो बेटा, अगर लीवो रोटेटरी है L से लीवो L से लेफ्ट, बस ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। L से होता है लेफ्ट और L से होता है लीवो रोटेटरी। तो जब जब लेफ्ट में मिलेगा हमें, कौन मिलेगा लेफ्ट में, अगर OH या फिर NH2 आपको लेफ्ट में मिल रहा है तो ये L होगा, हम इसको L से असाइन करने वाले हैं। ये देखो लेफ्ट में था, L से असाइन कर दिया, अगर राइट में होगा D से असाइन कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम D और L कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बर्च से हर साल सवाल बनता है और फिर से सवाल बन सकता है। देखो बर्च रिडक्शन में होता क्या है, सबसे पहली चीज मान लो हमारे पास में एक बेंजीन है, अगर बेंजीन का मैं बर्च रिडक्शन करती हूँ तो बर्च रिडक्शन कैसे पहचानेंगे कि बर्च रिडक्शन है, हमेशा याद रखना कोई एक्टिव मेटल दे रखा होगा आपको लिक्विड अमोनिया के साथ, ये बर्च रिडक्शन की पहचान होती है। कभी भी बर्च रिडक्शन आ जाए उसकी ये पहचान मेंशन करके आना, कोई ना कोई एक्टिव मेटल हमें गिवन होगा जिसमें लिक्विड अमोनिया आपको गिवन होगा। मान लो बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराना है तो क्या मिलेगा, बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराएंगे तो बेटा ये मिल जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ एक रेडिकल होता है, फिर बाद में इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, बीच का इंटरमीडिएट ये मिलता है और इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट, और फिर इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। फिर इस इंटरमीडिएट का हम क्या कर देंगे, इसका फर्दर प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में बना, देन फर्दर प्रोटोनेशन करा देंगे। कभी भी सोडियम और लिक्विड अमोनिया आ जाएगा, जनरली हमारे पास क्या होगा मैम, बर्च रिडक्शन हो जाने वाला है। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज अ बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन के बारे में आपने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कैसे होगा, वो भी मैं बता देती हूँ। लेट अस सपोज यहाँ बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, should I show here? We have a benzene, और बेंजीन के ऊपर अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और हमने सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यानी बर्च रिडक्शन करवा दिया, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। ऑलवेज हैव इन माइंड, जब जब आपके पास में एक इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो बॉन्ड कहाँ आएंगे, बॉन्ड दूर दूर और आमने सामने आ रहे होंगे। ये तब होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, अगर बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और करवानी हमें बर्च ही है, दैट इज सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो देखो बॉन्ड किस टाइप का बनेगा, बॉन्ड हमारा आमने सामने और इस टाइप का बनेगा। इस तरीके से बॉन्ड हमारे पास बनेगा, यहाँ एज इट इज आपकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। तो याद रखना अगर सिर्फ बेंजीन रिंग होगी तो ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ बॉन्ड आएंगे, सामने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बेसिकली बॉन्ड आमने सामने इधर आएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एज इट इज रहेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्च के बारे में, याद रखना हमेशा। तो बर्च रिडक्शन एक केमिकल रिएक्शन है विच इज यूज्ड टू पार्शियली रिड्यूस्ड एरोमेटिक रिंग, यानी जितनी भी यहाँ एरोमेटिक रिंग्स हैं ये सब पार्शियली रिड्यूस हो जाएंगी और क्या बना लेंगे मैम, नॉन कॉन्जुगेटेड 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। ये देखो नॉन कॉन्जुगेटेड 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन जैसा सिस्टम बना के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने कराया सेम वही एग्जाम्पल है, आप बस इसको इन तीनों रिएक्शन को याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट बर्च रिडक्शन। बर्च की पहचान कोई भी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये बर्च की पहचान होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the various naming systems of geometrical isomers। ये भी स्टीरियो का सवाल है। स्टीरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल आपका 4th सेमेस्टर में यही से बनता है। तो हमसे पूछा है जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं या कोई भी ऐसा सिस्टम होता है उसके कितने नोमेनक्लेचर सिस्टम्स होंगे, कितने नेमिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। समझो, सबसे पहली चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। For example, suppose we are having a double bond.
हमारे पास ये 2 डबल बॉन्ड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन होगा, अब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से मैं मेरे हाथ यानी कार्बन कंप्लीटली रोटेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो यहाँ पर मेरी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मैं ऐसे पूरा जा ही नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ सिर्फ इतने जा रहे हैं। अगर मैं पूरा ऐसे घूम जाऊंगी तो इन बॉन्ड्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, हमें बॉन्ड पे इंपैक्ट लाना नहीं है। यानी डबल बॉन्ड आने से की वजह से मेरी जो रोटेशन थी वो रोटेशन कैसी हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो जब जब हमारे पास ऐसे करके डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सभी की वजह से आपकी जो रोटेशन होती है ना बेटा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपकी रोटेशन कैसी होती है मैम, रोटेशन यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमर्स। मतलब क्या, मतलब देखिए यहाँ पर एक एल्कीन है, अगर हम सेम तरीके के ग्रुप्स, मान लो फ्लोरीन और फ्लोरीन, दोनों सेम तरीके के ग्रुप्स को अगर हमने सेम साइड में लगा दिया, इसको बोला जाता है बेटा सिस आइसोमर। सिमिलरली अगर मैंने एक एल्कीन बनाया और सेम तरीके के ग्रुप्स को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसको बोला जाता है ट्रांस आइसोमर। इन दोनों को कंबाइनली हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इजेड नोमेनक्लेचर की। ऐसे ही हम इजेड नोमेनक्लेचर की भी शुरुआत करते हैं, ऐसे ही इजेड नोमेनक्लेचर करा जाता है। अब देखो इजेड नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, उसकी भी एक हमारे पास टेक्निक होती है। मान लीजिए ये हमारे पास एल्कीन है, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, वी आर हैविंग ब्रोमीन और आयोडीन। आपको बताना है कि एल्कीन जो है वो ई एल्कीन है या जेड एल्कीन। कैसे पता चलेगा कि कब हमें हमारे पास ई आ रहा है, कब हमारे पास जेड आ रहा है? उसके लिए हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी कौन से रूल के हिसाब से डिसाइड होती है? प्रायोरिटी डिसाइड होती है सीआईपी रूल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, सीआईपी मतलब कान इनगोल्ड प्रीलोब नाम के 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रायोरिटी के बेसिस पर कुछ अपना एक रूल दिया जिसे प्रायोरिटी रूल कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस एलिमेंट को देंगे, ये इनके रूल में था। तो देखो इन्होंने हमें बताया कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, इन्होंने बताया कि मोर द एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी विल बी गिवन। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर हो जाएगा उतनी ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है। और थ्रू आउट द चेन हमें एटॉमिक नंबर ही चेक करना है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, चेक एटॉमिक नंबर थ्रू आउट द चेन। आपको थ्रू आउट द चेन एटॉमिक नंबर जो है ना वो चेक करते रहना है। जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला तो हम एटॉमिक नंबर को ही प्रायोरिटी मानते हैं। अगर एटॉमिक नंबर दोनों का सेम आ जाता है तो हम लोग एटॉमिक मास भी चेक कर लेते हैं। लेकिन जब तक पॉसिबल होता है हम एटॉमिक नंबर ही चेक कर लेते हैं। अगर एटॉमिक नंबर से सवाल नहीं बनता तब एटॉमिक मास चेक करेंगे। जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा ना उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी गिवन होगी। जितना एटॉमिक मास होगा उतनी ज्यादा प्रायोरिटी गिवन होगी। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है ड्यूटीरियम और हमारे पास है ट्रीडियम। इन सभी के एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ट्रीडियम को देंगे और सबसे कम प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। ये हमारे पास था सीआईपी रूल जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी देनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इजेड नोमेनक्लेचर में क्या होती है, अगर सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, यहां पर लिख लो फर्स्ट असाइन प्रायोरिटी। इजेड देते टाइम सबसे पहले क्या करना है मैम, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी असाइन कर देनी है। उसके बाद चेक करना है कि क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है। फिर चेक करना है कि क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, या फिर आपको चेक करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड है। हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है। अगर तो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड होगा तब वो हो जाने वाला है बेटा जेड आइसोमर, तब वो हो जाने वाला है जेड आइसोमर। लेकिन अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड में आ गई तब वो हो जाएगा ई आइसोमर। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ जाते हैं तब ये आ जाएंगे ई आइसोमर। ऐसे याद करा था मैंने, ई का मतलब होता है एनिमी, ई का मतलब होता है अपोजिट, सॉरी ई का मतलब होता है एनिमी, ई का मतलब होता है ई आइसोमर। तो जब जब अपोजिट साइड होंगे तब तब वो क्या होंगे, एनिमी होंगे, और तब तब वो ई आइसोमर बना रहे होंगे। तो देखो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है तो जेड आइसोमर, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड है तो ई आइसोमर। अब यहाँ प्रायोरिटी असाइन करते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन का किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, इसको सेकंड प्रायोरिटी दो। ब्रोमीन एंड आयोडीन किसका ज्यादा है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सेकंड प्रायोरिटी दो।
ओके अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है ना। अब यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है। जब जब हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड होंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड आइसोमर, राइट। इसी तरीके से आपको ई या जेड आइसोमर हमें असाइन कर देना है। सिस ट्रांस कैसे असाइन करोगे, सिस ट्रांस असाइन करने के लिए अगर सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस, और ई जेड आप कुछ इस तरीके से असाइन कर दोगे। डीएल कैसे असाइन करना है अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुकी हूँ, डीएल कैसे करना होता है। डन, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। 19th क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन डाकिन्स रिडक्शन। ये भी एक तरह की नेम रिएक्शन है, और मैंने तुम्हें बताया था नेम रिएक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझो, डाकिन रिएक्शन एक रिडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है जहां एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक कीटोन जिसमें भी एक ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, इट कन्वर्ट्स देम इनटू फिनॉल्स। वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है मैम, वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। देखो यहां पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले सकते हैं जो किसकी प्रेजेंस में मैम, H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में, ये इस चीज में हमारे पास फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाकिन्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या किस चीज का यूज किया जाता है, पूरी डाकिन्स रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का यूज करते हैं अंडर बेसिक कंडीशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन रिएक्शन की हमेशा याद रखो, जैसे वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, डाकिन्स रिडक्शन बेसिक मीडियम में होती है। तो हमेशा हमें मीडियम याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है। तो ये हो गई डाकिन्स रिएक्शन। सेम डाकिन पे ही सवाल अगला पूछा है, राइट द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डाकिन रिएक्शन। जो हमारी डाकिन रिएक्शन है उसका कोई सिंथेटिक एप्लीकेशन हो तो बताइए। समझिए, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस डाकिन रिएक्शन व्हिच आर एज फॉलोज। अब एप्लीकेशन से डायरेक्ट सवाल बन सकता है, ये नोट्स ध्यान रखिएगा। और ये नोट्स कहां मिलेंगे बेटा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर आपको ये ग्रुप में ये नोट्स मिल जाएंगे। इनकी प्रॉपर पीडीएफ अवेलेबल होगी, जरूर से उसको डाउनलोड, जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके तो सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। ये तो होता ही है मैम, डाकिन्स में एल्डिहाइड या कीटोन गिवन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में हम उसको फिनॉल में कन्वर्जन कर देंगे, है ना। तो समझो, द डाकिन रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड टू कन्वर्ट ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इनटू मैम फिनॉल्स में। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, ये रहा बेंजल्डिहाइड, ये रहा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से क्या बन जाएगा मैम, हमारे पास कैटेकॉल बन जाएगा जिसका केमिकल नेम डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी होता है, यानी दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, दैट मींस ये फिनॉल में कन्वर्ट हो चुका है। डन, तो ये एक इसका डाकिन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल जितने ज्यादा ऑर्गेनिक में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इसको बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना है एग्जाम में। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कैटेकॉल एंड हाइड्रोक्विनोन डेरिवेटिव, कैटेकॉल का सिंथेसिस हमने कर ही लिया, हाइड्रोक्विनोन डेरिवेटिव का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। समझिए, ये जो कैटेकॉल बना है इसका यूज परफ्यूम्स में काफी ज्यादा किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में काफी ज्यादा किया जाता है, एंड हाइड्रोक्विनोन का यूज सबसे ज्यादा कहां करते हैं, सबसे ज्यादा मैम फोटोग्राफी में करते हैं, स्किन लाइटनिंग एजेंट्स में, जितनी भी हमारे आजकल कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, लोशन, क्रीम, सीरम्स आ रहे हैं, इन सभी जगह पर यूज किया जाता है। एंड दे कैन बी सिंथेसाइज्ड एफिशिएंटली बाय यूजिंग डाकिन्स रिएक्शन। एंड इनका सिंथेसिस कैसे होता है, चाहे हाइड्रोक्विनोन हो चाहे कैटेकॉल हो, इन सब का सिंथेसिस मैम डाकिन्स रिएक्शन से होता है। तो ये सारे के सारे सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं हमारे मेजर रिएक्शन के, और डाकिन्स रिएक्शन के इतना ज्यादा यूज होता है ना बेटा आजकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ऐसी जितनी भी नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है सारी आपको कवर करके जानिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, गिव द बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। भाई पिरिडीन बेसिक होता है, बहुत अच्छी बात है मैम, पता है, लेकिन हम कैसे समझें कि पिरिडीन जो है वो बेसिक है, हाउ डू वी नो पिरिडीन बेसिक है, थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करवा दीजिए तो बेटर होगा। समझ, पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हम सब जानते हैं, विद द फॉर्मूला C5H5N। क्या होता है इसका फॉर्मूला मैम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो बेंजीन से जस्ट सिमिलर होता है, केवल यहाँ पर एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, बिल्कुल बेंजीन के जैसा ही होता है, बस नाइट्रोजन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है। बट 1 CH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय 1, हाँ जैसा मैंने बोला यहाँ पर एक कार्बन हटाकर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं मैम, पिरिडीन बोल देते हैं। पिरिडीन में बेटा नाइट्रोजन के पास क्या होता है, देखो पिरिडीन दिखाई देती हूँ मैं आपको,
ये होता है आपके पास पिरिडीन। अब बॉन्ड बना लो भाई, पिरिडीन ये हमारे पास होता है पिरिडीन, जस्ट बेंजीन के जैसा ही है, बिल्कुल बेंजीन के जैसा है, बस यहाँ वाला CH हटाकर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया। और इस पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास क्या है मैम, पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब जब तुम्हारे पास लोकेलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से मेंशन कर देती हूँ, याद रखना बेटा इसको, जब जब आपके पास में लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा, जब जब आपके पास में लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा, उतना ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा ना बेटा, उतनी ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर लोन पेयर एज इट इज है, फ्री लोन पेयर है, कहीं डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तब तब आपकी बेसिक स्ट्रेंथ पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। तो ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर था, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन। ये लोकेलाइज्ड है तभी तो ये डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व्ड ही नहीं है। डीलोकेलाइजेशन देखो सिर्फ इनके बीच में हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन सिर्फ इनके बीच में हो रहा है। ये वाला जो लोन पेयर है ये कहीं भी डीलोकेलाइज नहीं है, ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। इसी लोकेलाइज्ड लोन पेयर की वजह से क्या है, इट इज अवेलेबल टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, क्योंकि ये डीलोकेलाइजेशन में जा ही नहीं रहा है, इसकी वजह से ये अवेलेबल है, ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये डीलोकेलाइज हो जाता तो बेसिक कैरेक्टर उतना नहीं होता, लेकिन ये नहीं है, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ रहा है, राइट, जिसकी वजह से मेकिंग पिरिडीन एक्ट एज अ लोएस्ट बेस और अ ब्रॉन्स्टेड बेस। इसी लोन पेयर की वजह से ये जो पिरिडीन है वो आपका एक बहुत ही अच्छा बेस हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक लोकेलाइज्ड लोन पेयर पाया जाता है। आई होप स्ट्रक्चर से ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नॉमेनक्लेचर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इंडोल। इंडोल क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इंडोल के बारे में एग्जामिनर ने सब कुछ पूछ लिया, और ऐसा सवाल 10 नंबर में आपके पास आएगा जहां पर आपको एक एक चीज मेंशन करके आनी पड़ेगी, है ना। तो समझो, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर समझते हैं इंडोल का। इंडोल का जो हमारा IUPAC नेम होता है वो होता है 1H इंडोल। कॉमन नेम अगर पूछा जाएगा कि इसका कॉमन नेम बता दीजिए, तो याद रखना है इसका कॉमन नेम होता है बेंजोपायरॉल। क्या होगा कॉमन नेम, इंडोल का कॉमन नेम होता है बेंजोपायरॉल। और इसके सिंथेसिस देखिएगा जरा कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले और जो सबसे कॉमन सिंथेसिस होता है दैट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस, और फिशर इंडोल सिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एग्जाम में भी सबसे ज्यादा फिशर इंडोल सिंथेसिस पूछते हैं। समझिए, फिशर इंडोल सिंथेसिस में होता क्या है, रिएक्ट फिनाइल हाइड्राजीन विद एन एल्डिहाइड और कीटोन। फिनाइल हाइड्राजीन जो होता है ना, यानी फिनाइल के ऊपर हाइड्राजीन, वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, और क्या बनाता है मैम, इंडोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। मीडियम याद रखना है, यहां पर एसिडिक मीडियम हो रहा है। फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। देखो रिएक्शन क्या हुई, फिनाइल हाइड्राजीन है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड इंडोल का फॉर्मेशन कर देगा, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास मैम, सीधा सीधा आपके पास में इंडोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्म हो गया मैम, हमारे पास इंडोल का फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा स्क्रॉप सिंथेसिस, स्क्रॉप सिंथेसिस भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। स्क्रॉप सिंथेसिस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्क्रॉप सिंथेसिस में होगा क्या, लेस कॉमन फॉर इंडोल डायरेक्टली इंडोल बनाने के लिए उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। मोर फॉर क्विनोलीन डेरिवेटिव, अक्सर क्विनोलीन डेरिवेटिव के लिए सबसे ज्यादा हम स्क्रॉप सिंथेसिस यूज करते हैं। हालांकि इंडोल के लिए भी करते हैं, लेकिन इंडोल से कई ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है क्विनोलीन डेरिवेटिव्स के फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले तो मैम नाइट्रेशन पॉसिबल हो जाती है, एज अ रिएक्शंस मैं बता रही हूँ। नाइट्रेशन कैसे करेगा इंडोल मैम, इंडोल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके 3 नाइट्रो इंडोल बनाता है, यानी कौन सा कार्बन इसका एक्टिव कार्बन होता है, कार्बन नंबर 3। यहाँ पे कहा किस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है, याद है मैंने कहा था कार्बन याद रखना है, इंडोल में कार्बन 3 पर रिएक्शन हो रही है, तो क्या बना देगा ये मैम, ये नाइट्रेशन 3rd कार्बन पे होगा, 3 नाइट्रो इंडोल बन जाएगा। हैलोजनेशन भी कराएंगे तो हैलोजन 3rd कार्बन पे आकर ऐड होगा, 3 ब्रोमो इंडोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक्टिव कार्बन हमें याद रखना है। उसके अलावा मैनेज रिएक्शन भी होती है, जैसे इंडोल अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करे इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमीन यानी R2NH के साथ, तो क्या बन जाएगा मैम, 3 अमीनो अल्काइल इंडोल बना। 3 अमीनो क्यों, क्योंकि मैम 3rd कार्बन पे जाकर के सब्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए 3 अमीनो अल्काइल इंडोल बना, जिसे हम मैनेज बेस भी बोलते हैं। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है,
चलिए अब इसके यूजेस देख लेते हैं क्या है। इंडोल इटसेल्फ इज नॉट यूज डायरेक्टली एज अ ड्रग, कभी भी एज अ ड्रग डायरेक्टली आप इंडोल को यूज नहीं कर सकते हो, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोफोर इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। डायरेक्टली कभी यूज नहीं कर सकते इंडोल का, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्माकोफोर हो जाता है ये फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल फील्ड में। उसके अलावा हमारे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो इंडोल कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे ड्रग जहां पर इंडोल की कुछ अमाउंट पाई जाती है, जैसे कि इंडोमेटासिन, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है। उसके बाद में स्यूमेट्रिप्टन जो एक एंटी माइग्रेन ड्रग होता है, जो भी माइग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विंक्रिस्टीन एंड वाइनब्लास्टीन जो एक एंटी कैंसर बेसिकली एजेंट्स होता है। एंड उसके बाद में आते हैं सर्टेंडोल। सर्टेंडोल जो होता है वो एंटी साइकोटिक ड्रग होता है। तो इन सारे ड्रग्स में इंडोल इनडायरेक्टली या फिर कुछ कुछ अमाउंट्स में यूज किया जाता है। तो ये एक हमारे हो गए कुछ इंडोल कंटेनिंग ड्रग्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्विनोलिन एंड थायाजोल। क्विनोलिन एंड थायाजोल दोनों के लिए ही हमें सिंथेसिस कैसे होती है, रिएक्शंस क्या होती हैं और इनके मेडिसिनल यूजेस क्या है ये लिखना है। तो समझो क्विनोलिन क्या होता है। क्विनोलिन मैम एक बेंजीन फ्यूज्ड पिरिड, बेसिकली पिरिडीन में एक बेंजीन फ्यूज करके एक रिंग बनाई जाती है, ये होती है हमारे पास क्विनोलिन। क्विनोलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C9H7 नाइट्रोजन। एक बेंजीन रिंग एक नाइट्रोजन रिंग पिरिडीन रिंग दोनों को मिला दो, पिरिडीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये कंबाइनली क्या हो गया मैम, ये हो गया हमारे पास क्विनोलिन। क्विनोलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H7 नाइट्रोजन। सिंथेसिस कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्क्रॉप सिंथेसिस यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है मैम, सबसे पहले एनिलीन को ग्लिसरॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 में हम मिला के डालते हैं और हमें क्या मिल जाता है, हमें मैम क्विनोलिन मिल जाता है। डन। स्क्रॉप सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके अलावा क्या क्या रिएक्शंस देता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फेमस देता है। कैसे मैम, मोर रिएक्टिव एट बेंजीन रिंग पोजीशन। देखो यहाँ दो रिंग हमारे पास है, एक तो हमारे पास होती है बेंजीन रिंग और दूसरी कौन सी रिंग होती है मैम, दूसरी होती है पिरिडीन रिंग। जब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तब तब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी मैम, सबसे रिएक्टिव होगी बेंजीन पोजीशन। यानी कोई भी सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, बेंजीन रिंग पे सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन आने वाले हैं। डन। तो मोर रिएक्टिव एट बेंजीन रिंग, स्पेशली 5th और 8th पोजीशन जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आपको लाना है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाना है तो आप इन दोनों पोजीशंस पे लाएंगे। पोजीशंस ही बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वहां आएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि बेंजीन। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यानी न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है तो कहां आएगा, तो हमारे पास पिरिडीन की पोजीशन पे आएगा। ये जो मैंने चीजें बताई है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आया तो बेंजीन रिंग पे आएगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आया तो पिरिडीन पे आएगा, और पिरिडीन में भी पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 पे आएगा। डन। इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है मैम, ये एंटी मलेरियल्स कंटेनिंग ड्रग होता है, ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है और एंटी ट्यूबरक्यूलर भी होता है। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्लोरोक्वीन, क्विनिडीन या फिर क्विनीन। एंटी बैक्टीरियल के एग्जांपल हमारे हैं बेसिकली सिप्रोफ्लैक्सिसिन, और ये इस तरीके से हमारे कुछ ना कुछ ड्रग्स हैं। उसके अलावा थायाजोल की अगर हम बात करें तो थायाजोल कैसा होता है मैम, थायाजोल जो होता है 5 मेंबर्ड की रिंग होती है जो सल्फर कंटेनिंग ड्रग होता है। थाया का मतलब ही सल्फर कंटेनिंग ड्रग हो गया है ना, जैसे कि थायोफीन हो जाता था। सिमिलरली थायाजोल में सल्फर कंटेनिंग ड्रग होता है। और उसके अलावा क्या मिलता है मैम, यहाँ पर नाइट्रोजन भी होता है पोजीशन 3rd पे। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास सल्फर होता है, 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, 5 मेंबर्ड की रिंग होती है। फॉर्मूला हो जाएगा C3H3NS। फर्स्ट पे नाइट्रोजन सल्फर, 3rd पे नाइट्रोजन। उसके अलावा सिंथेसिस कैसे करते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस हांस सिंथेसिस है। हांस सिंथेसिस में हमारी अल्फा हेलोकीटोन को थायोअमाइड के साथ लिया जाता है और थायाजोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके रिएक्शंस कैसी होती है मैम, जब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हमेशा सब्स्टिट्यूशन कार्बन 5th पे आएगा। हमेशा याद रखना 5th नंबर की पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर नहीं होता, बट जब भी होगा 2nd पोजीशन पे होगा। पोजीशन ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखनी है। उसके अलावा मेडिसिनल यूजेस मैम, ये विटामिन B1 के लिए या एंटी बैक्टीरियल एजेंट या एंटी फंगल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स के रूप में काफी ज्यादा इनका हम यूज करते हैं। तो ये इनके मेडिसिनल यूजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन पायरोल और फ्यूरान।
हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बतानी है, यानी कौन आएगा रिएक्शन करने मैम, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कहाँ आएगा, पायरोल पे। तो मतलब पायरोल या फ्यूरान को क्या होना पड़ेगा मैम, इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आता है ना जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होता है, वहीं पर आना प्रेफर करता है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पायरोल आर एफ फॉलोज। देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले तो होती है हैलोजनेशन, यानी हैलोजन आए आकर के अटैच हो जाए। जैसे हमारे पास पायरोल में अगर ब्रोमीन आता है तो कहाँ आता है, ये मैं तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैंने बताया था। सबसे यहाँ पर अच्छी और रिएक्टिव पोजीशन कौन होगी, सेकेंड पोजीशन, यानी पायरोल जैसे ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा ब्रोमीन सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी 2 ब्रोमो पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो समझो क्या होगा, डायरेक्ट नाइट्रेशन इज टू विग्रस। यहाँ पायरोल का अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे तो काफी ज्यादा विग्रस हो जाता है, इसीलिए हम माइल्ड नाइट्रेशन यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे पायरोल की इसके साथ हमने रिएक्शन कराई, 2 नाइट्रो पायरोल का फॉर्मेशन सेकेंड पोजीशन पे ही होना है, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे हैलोजनेशन हो, कुछ भी हो, सेकेंड कार्बन ही प्रेफर किया जाएगा। असाइलेशन भी करा सकते हैं बाय विल्समर-हैक रिएक्शन। विल्समर-हैक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है मैम, पायरोल की POCl3 के साथ रिएक्शन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में करवाते हैं। क्या बन जाता है, 2 फॉर्मल पायरोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म्स एट्रोपाइसोमर्स, मीजोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड रेसिमिक मॉडिफिकेशंस। हमें कुछ कुछ टर्म्स दे रखे हैं और ये सारे टर्म्स कहां से बिलोंग करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उन सारे टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन करना है हमें। आइए करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है एट्रोपाइसोमर्स। एट्रोपाइसोमर्स क्या होते हैं, एट्रोपाइसोमर्स आर अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट अराइज बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। कभी भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमारी अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या वो छोड़ दो, कभी भी अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जाती है मल्टीपल बॉन्ड्स के वजह से, तब हमारे पास क्या रेज होता है, तब एट्रोपाइसोमर्स रेज होते हैं, यूजुअली ड्यू टू बल्की ग्रुप्स। मान लिया हमारे पास ये, मेरे पास एक बॉन्ड है, अब मेरी ये जो कार्बन, ये हाथ मेरे अगर कार्बन है और ये बहुत बल्की ग्रुप्स यहाँ पर लगे, इस हाथ पे बहुत बल्की ग्रुप्स लगे, इस हाथ पे बहुत बल्की ग्रुप्स लगे, तो इतने बल्की ग्रुप्स की वजह से मेरी ये रोटेशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है कि मेरा हाथ पूरा रोटेट होने में, क्योंकि बल्की ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस वजह से जो अराइज होता है उनको बोलते हैं एट्रोपाइसोमर्स। बाय अराइल कंपाउंड्स में काफी ज्यादा कम फेमस होते हैं, क्योंकि जितने भी बाय अराइल कंपाउंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा बल्की होते हैं एंड इतनी ज्यादा बल्कीनेस की वजह से इनका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। अब बाइफिनाइल का मतलब समझ रहे हो, मान लो हमारे पास एक फिनाइल रिंग जो होगा वो ऐसे है, बाइफिनाइल का मतलब तो मैम बाइफिनाइल तो ऐसे हो जाएगा। सपोज इतने सारे बल्की ग्रुप्स लगे, अगर इतने बल्की ग्रुप्स लगे तो रोटेशन कैसे ही पॉसिबल है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास आता है उनको क्या बोलते हैं, एट्रोपाइसोमर्स बोला जाता है। एंड दे कैन बी सेपरेटेड एंड एग्जिस्ट एज अ स्टेबल इनैंशियोमर। ये सेपरेटेड फॉर्म में स्टेबल इनैंशियोमर के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, 2,2- डाइनाइट्रोफिनाइल, दोनों को अलग करके भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं मैम, ये 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं जो कैन नॉट रोटेट फ्रीली बिकॉज ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास क्या है मैम, फिनाइल है जिसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं और ऐसे 2 कंपाउंड्स हैं, 2 रिंग्स हैं। अब ये इतनी ज्यादा यहाँ बल्कीनेस आ गई है कि इनका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इनको क्या बोलते हैं, इनको एट्रोपाइसोमर्स बोला जाता है। जब अगर ये एग्जाम में आए, प्रॉपर डेफिनेशन और स्ट्रक्चर के साथ बना के आना, प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आपको। मीजोमर्स क्या होते हैं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मीजोमर्स। देखो, द टर्म मीजोमर इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी मीजोमेरिक फॉर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मीजोमर बनाना पड़ता है। ये क्या होता है, जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में मीजो कंपाउंड शब्द है, हमेशा समझना इज मोर कॉमनली यूज्ड व्हिच रेफर्स टू अ कंपाउंड that has chiral center but is overall achiral due to internal plane of symmetry। एग्जाम्पल मैं कुछ बना के दिखा देती हूँ। मान लो COOH, CHOH, CHOH, COOH। ऐसा मैंने कोई भी रैंडम सिस्टम बनाया है, देखने मतलब जाना कि ये क्या है, मैंने कुछ भी रैंडम बना दिया। अब यहाँ पर ये कंपाउंड है, अगर मैं बीच में से इसको काट दूं,
अब तुम नहीं देख रहा है कि ये H को H दिख रहा है, OH को OH दिख रहा है, COOH को COOH दिख रहा है, यानी यहाँ पर एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है, यहाँ पर एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है। अब क्योंकि यहाँ बेटा एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही होती है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है मीजो कंपाउंड, जहां पे जो ऑप्टिकल जो कायरल होते हुए भी कायरल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास में एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को बेटा बोला जाता है मीजो कंपाउंड्स। जैसे कि टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एक मीजो फॉर्म है जहां पर क्या पाया जाता है मैम, टार्टरिक एसिड भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाने की वजह से ये कंपाउंड मीजो फॉर्म बन जाता है बेसिकली। तो मीजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। देखो अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे भी ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट ही नहीं करवा पाते, वो हो जाता है हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो समझेंगे द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, किसी भी कंपाउंड की प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोला जाता है। जैसे कि मेजर्ड यूजिंग अ पोलैरिमीटर, इसको मेजर कैसे करते हैं, पोलैरिमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रही है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो लीवोरोटेटरी हो जाता है। एग्जांपल जैसे कि डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज जो होगा वो राइट साइड घूमेगा, लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड घूमेगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गई। उसके बाद आता है रेसिमिक मॉडिफिकेशन, ये भी हम देख चुके हैं क्या होता है। अगर आप 50% R और 50% S ले रहे हो, सपोज अगर आप 50% R इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ मिक्सचर्स एंड 50% S ले रहे हो, तो इन दोनों को कंबाइन रूप से हम क्या बोलेंगे मैम, इन दोनों को कंबाइन रूप से रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में रेसिमिक मिक्सचर, या हम बोल सकते हैं 1:1 मिक्सचर ऑफ 2 एनंटियोमर्स। नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, इनका नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होने वाला है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इनको क्या बोलते हैं मैम, इनको रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट या रेसिमाइजेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। एग्जाम्पल प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, अब प्लस माइनस है यानी डेक्स्ट्रो लीवो दोनों इसके पास हैं, यानी एक मिक्सचर है, तो ये क्या हो जाएगा मैम, इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस दोनों फॉर्म कैरी कर रहा है, यानी ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास हो गया रेसिमिक मॉडिफिकेशंस। तो बेटा दैट इज इट फॉर दिस क्लास। यहाँ आज के इस क्लास में हमने 4th सेमेस्टर के 25 ऐसे क्वेश्चन करे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ही प्रॉपरली ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड भी कराए हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे टैप करके व्हाट्सएप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ जैसे ही मिले इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, या तो इसको प्रॉपरली पढ़ लेना, इसको छोड़ के मत जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए या कुछ भी अगर आपकी एक्स्ट्रा डिमांड होती है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया।